हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज टेस्ट नंबर 7 करेंगे हम लोग और यूपीपीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज है देगी। अब तो तारीख भी फिक्स हो गई आप लोगों की, है ना। 11 फरवरी को आपको परीक्षा देना है, तो जो भी रिमेनिंग डेज बचे हैं उन पर अच्छे से काम करना है आप लोगों को। देखिए, माइंड मैप एक बना के रखिए 10 फरवरी 9 फरवरी तक का, कि जो जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कैसे करना है, किन किन दिनों में हमें बांटना है। तो सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तब जाके आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। घटना चक्र से प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगाने हैं आप लोगों को, है ना। यूपी स्पेशल भी ठीक से पढ़ना है, सेंसस भी पढ़ के जाना है अच्छे से। एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसको भी स्किप नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कम से कम 3 बार आपको रीडिंग करना है, ठीक है। 3 रीडिंग चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और बाकी ये कहाँ से करेंगे ये सब आप लोग जानते हैं। आप घटना चक्र का उठा लेना, दृष्टि आती है एग्ज़ाम से पहले, दृष्टि लॉन्च करेगा कुछ ना कुछ, तो वो तो मतलब 8 महीने का करके जाना है यार, ठीक है। आप किसी भी मैगजीन से करें, मैटर नहीं करता है। घटना सार वाले भी अभी छाप देंगे तो उसको पढ़ लेना। तो किसी एक मैगजीन को पकड़ लिया करो और उसी को रट डाल लिया करो, 2-3 बार पढ़ लिया करो, हो जाता है काम इससे। पूरे में पूरा तो देखो आप कितना भी पढ़ लो नहीं हो पाता है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि 85-90% तक अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं 3 बार रीडिंग से, तो बहुत है एक मैगजीन। तो घटना चक्र पढ़ लेना, है ना, या फिर घटना सार का पढ़ लेना, सफिशेंट है दोनों। और पेपर सेकंड जो होने वाला है आप लोगों का हिंदी का, तो हिंदी के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस को। और मैंने आप लोगों को बताया था आदित्य पब्लिकेशन का, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक उसमें प्रीवियस क्वेश्चन ही दिए हैं, तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है यहाँ से। प्लस डी कोड एग्जाम वालों की भी बुक मार्केट में आती है, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को प्रीफर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, हो जाता है इतने में आ जाएगा सब कुछ। पेपर सेकंड में देखो 60 क्वेश्चन आते हैं, और ये मान के चलिए 45 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लेंगे। 45 नंबर 99 यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं, कैंडिडेट हैं, उनके आने वाले हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो 45 में काम नहीं होता है, 55 प्लस चाहिए, ठीक है। तो ये जो 10 नंबर की लड़ाई है वो यहाँ से आप करेंगे बहुत अच्छा रिवाइज करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन लगा के, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा के हो जाएगा। चलिए तो फिर इसको कर लेते हैं टेस्ट नंबर 7 को। ये मॉक टेस्ट है, देखें पहला क्वेश्चन। और हाँ, पुराने टेस्ट जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि एक टेस्ट में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही टेस्ट में। तो एक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो मान के चलिए आप 3 टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। देखें पहला प्रश्न, देखें यहाँ पे दक्कन ट्रैप के बारे में पूछा है। दक्कन का सिंपल सा मीनिंग होता है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण यानी साउथ। देखिए पहली बात लिखी है, इसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक चरण में हुआ था। बहुत सारे एपोच हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, युग पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हुई है अलग अलग समय पे। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे डक्कन ट्रैप के बारे में पूछा है, तो इसको देख ले रहे हैं। एक्सटेंशन अगर देखेंगे आप डक्कन ट्रैप का, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि ये जो गुजरात का कच्छ एरिया है, काठियावाड़ एरिया है, यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक मिलता है इसका एक्सटेंशन, है ना। मैं इमेज इंसर्ट कर दूंगा तो वहाँ पे क्लियर देख लेना। इसके निर्माण के बारे में क्या बोला जाता है कि इसका निर्माण तो हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी से, है ना। वोल्केनिक करप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उससे बेसाल्टिक लावा निकला, है ना, बेसाल्टिक लावा। ये जो टेक्निकल टर्म्स लिखे जा रहे हैं यहाँ पे सब ध्यान रखना है, क्योंकि बेसाल्ट के बारे में भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और कहते हैं कि इसी बेसाल्टिक लावा का ओवर टाइम फिर यहाँ पे इरोजन होना शुरू हुआ। इरोजन हुआ तो फिर यहाँ पे डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। इसलिए आप इस एरिया पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैकिश दिखेगा। आप गूगल मैप से देखेंगे तो ब्लैकिश दिखेगा। इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक डर्ट, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक डर्ट। और यही जो ब्लैक डर्ट है इसी को हम लोग बहुत आम भाषा में पढ़ते हैं, क्या, रेग और सॉइल पढ़ते हो ना, काली मिट्टी। तो अब आपको यहाँ पे रेग और सॉइल या फिर काली मिट्टी का जो उद्भव हुआ है, ओरिजिनेशन हुआ है, वो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो इरोजन हुआ है बेसाल्टिक लावा का, जो एक समय पर वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण पैदा हुआ था, ऊपर आया था, ये उसी का अल्टीमेट रिजल्ट है, ठीक है। और इसी की प्रॉपर्टी भी मैंने आप लोगों को पिछले टेस्ट में बताई है। और बेसाल्टिक लावा से जो सॉइल बन रही है इरोजन के बाद, वो अल्टीमेटली है क्या, क्या है वो, इग्नियस ही है ना। इग्नियस आग्नेय चट्टान का ही तो स्वरूप है। इलावा इग्नियस रॉक्स बन गई होंगी, फिर इसका इरोजन हुआ तो ये धीरे धीरे सेडिमेंट जो है इग्नियस रॉक्स के, वो यहाँ पे डर्ट में कन्वर्ट हो गए। वही कन्वर्जन जो है लेयर बाई लेयर, ये फिर आपको यहाँ पे रेगुलर सॉइल के फॉर्म में दिखती है, काली मिट्टी के फॉर्म में दिखती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। ये डेक्कन ट्रैप का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पे है, ये आपको गुजरात का कच्छ एरिया जो दिखता है, काठियावाड़ रीजन जो दिखता है, आंध्र प्रदेश का रीजन है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे पूरा ये डेक्कन ट्रैप है, यानी ये ब्लैक सॉइल का रीजन है। और ब्लैक सॉइल में आप लोग क्या पढ़ते हैं, इस मिट्टी में कॉटन की खेती होती है, पल्सेस दालों की खेती होती है, मिलेट्स का उत्पादन होता है अच्छा खासा, तंबाकू की खेती की जाती है ना। सिट्रस फ्रूट जो है, खट्टे फल, अच्छी खासी खेती होती है। इसलिए आप प्रोडक्शन डेटा में देखते हैं कि कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है। आप गुजरात पढ़ते हो, महाराष्ट्र पढ़ते हो, पल्सेस का डेटा पढ़ते हो, महाराष्ट्र पढ़ते हो, मध्य प्रदेश पढ़ते हो, है ना। मिलेट्स का भी यही रीजन है, राजस्थान पढ़ते हो, है ना, गुजरात पढ़ते हो। तंबाकू वाला आंध्र प्रदेश का डेटा पढ़ते हो, है ना। सिट्रस फ्रूट जो हम लोग मौसमी का जूस पीते हैं, या फिर संतरे आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं। नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, पूरा डेक्कन ट्रैप है, काली मिट्टी है। क्वेश्चन में पूछा गया था डेक्कन ट्रैप का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में नहीं हुआ था, ये हुआ था क्रेटेशियस पीरियड में, ठीक है, क्रेटेशियस। अगर आपके पास मैप हो तो मैप में देखना शुरुआत में ही एक पेज पे, राइट साइड पेज पे
सारी एक्टिविटी लिखी हुई हैं, किस काल में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो एक बार अगर नज़र चली जाएगी उस पर तो बाकी चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी। जैसे यहाँ डेक्कन ट्रैप के बारे में यहाँ पे पूछा है, इसको हटा के अरावली माउंटेन दे दे कि किस काल में निर्माण हुआ था, तो क्या करोगे? तो एक बार रिवीजन हो जाएगा उसका। अब सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं ना टेस्ट में, तो थोड़ा सा देखिए मैप पे सारा कुछ दिया हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है दरारी उद्भेदन का परिणाम था, ठीक है। ये वोल्केनिक एक्टिविटी हम लोगों ने सीख ही लिया है, तो समझ में आता है वहाँ से लावा निकला, ये इग्नियस रॉक्स बनी ठंडे होने पर, इनका ओवर टाइम फिर इरोजन होता रहा, लेयर बाय लेयर ब्लैक डर्ट जो है वो जमा होती गई, ब्लैक सॉइल का निर्माण हो गया, रेगुलर सॉइल बन गई, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। यहाँ पे उष्ण झरना और राजस्व सूची मिलाना है। उष्ण झरना का मतलब होता है हॉट स्प्रिंग, ठीक है। हॉट स्प्रिंग तो समझ रहे होंगे, गर्म पानी के स्रोत जो होते हैं। पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें सीख लेते हैं कि ये इमर्ज कैसे होता है। हॉट स्प्रिंग में जो पानी निकल रहा है गर्म निकलता है, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हुई है, जानते हैं हम लोग। पानी गर्म निकल रहा है इसका मतलब है नीचे भी गर्म ही होगा पानी। तो ये जो नीचे गर्म हो रहा है पानी वो कैसे हो रहा है, ये मैग्मा से हो रहा होगा, है ना। मैग्मा चैम्बर रहते हैं नीचे, हो सकता है इसके संपर्क में हो पानी कहीं ना कहीं, हो सकता है मैग्मा चैम्बर से बहुत बड़ी चट्टान कांटेक्ट में हो, ये गर्म हो रही है धीरे धीरे, फिर इस चट्टान के कांटेक्ट में पानी हो, एडजॉइनिंग यहाँ पे वाटर सोर्स हो कोई, फिर ये पानी बाहर निकल के आ रहा, ठीक है। हॉट स्प्रिंग को जियोथर्मल स्प्रिंग भी बोलते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हॉट स्प्रिंग हम बोलेंगे कब, कितने टेम्परेचर का होना चाहिए पानी, तब हम उसको हॉट स्प्रिंग बोलेंगे। हम कब कंसीडर करेंगे कि ये हॉट स्प्रिंग है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 36.7 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना है या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तब हम उसको हॉट स्प्रिंग बोलेंगे, गर्म पानी का स्रोत बोलेंगे। इससे कम पे नहीं बोला जाएगा हॉट स्प्रिंग को। तो ये डेटा ध्यान रखना है, ये पता भी होना चाहिए। हॉट स्प्रिंग पढ़ते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये सोचते नहीं है कि ये जो वाटर टेम्परेचर है वो कितना रहेगा। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है, फिक्स डेटा नहीं है, ये एक रेंज बताई गई है कि इससे ऊपर होगा तो हॉट स्प्रिंग बोला जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में जो वाटर निकल रहा है, पानी निकल रहा है गर्म, बड़े फ़ायदे हैं उसके। फ़ायदों में बस एक ही चीज़ जाननी है अभी तो फिलहाल, ये प्लेंटी ऑफ मिनरल्स इसमें होते हैं, ठीक है। मिनरल्स भरपूर मात्रा में रहते हैं हॉट स्प्रिंग से जो पानी निकल रहा है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन कभी बने कि हॉट स्प्रिंग से जो पानी निकल रहा है वो बहुत दूषित होता है या फिर उसमें मिनरल्स की मात्रा बिल्कुल होती ही नहीं है, तो गलत कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया है कि ये मिनरल्स इसमें बहुत भरपूर मात्रा में रहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हॉट स्प्रिंग कहाँ कहाँ पे है। कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तप्त पानी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तप्त पानी ये उड़ीसा का है, तालबीज ये राजस्थान का है, और सोहना ये हरियाणा की हॉट स्प्रिंग है, हरियाणा। और अनहोनी जो है सारे इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मिला लेंगे इसको। वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इसको सीखें, क्योंकि मैं यहाँ पे और भी चर्चा कर रहा हूँ। और भी स्टेट्स में जो हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो यार कुछ ना कुछ पूछ ही सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, इसका नाम है, एक खीरगंगा के नाम से, एक मणिकर्णम के नाम से, तप्त पानी के नाम से तमाम बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश, मणिकर्णम हज़ारों बार पूछा है, हिमाचल प्रदेश। तप्त, ये ध्यान रखना, एक तप्त पानी है और ये तात्ता पानी है, ये तात्ता पानी है। जैसे अभी ये पढ़े ना सी ऑप्शन में, तप्त पानी ये उड़ीसा में है, जबकि ये जो तात्ता पानी है ये हिमाचल प्रदेश में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड की बात करें, ये जो जितने भी कुंड के नाम से है ना, ये उत्तराखंड लगा दिया करो, जैसे गौरी कुंड है, ऋषि कुंड है, सूर्य कुंड है, ठीक। बाकी सहस्त्रधारा और तपोवन के नाम से भी हॉट स्प्रिंग, ये सारे हॉट स्प्रिंग्स आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। उड़ीसा में आपको तप्त पानी अभी सीख ही लिया, उसके अलावा अतरी, ठीक है, इसकी स्पेलिंग है ATRI, अतरी। अतरी के नाम से हॉट स्प्रिंग उड़ीसा में है। और महाराष्ट्र में अकोली, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अकोली। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको काम की चीज़ लगे तो, बाकी ये सब मिला लेना, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है, बताइए। तमाम कॉपर बेल्ट पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे खेतड़ी की खान कहाँ पढ़ते हो, खेतड़ी पूरा ये कॉपर बेल्ट ही है, ठीक है, खेतड़ी कॉपर बेल्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, राजस्थान। इसके अलावा सिंहभूम पढ़ते हो, सिंहभूम कॉपर बेल्ट जो है ये कहाँ पे, ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मलाजखंड, मलाजखंड कॉपर बेल्ट आपको ये मिलेगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो आपको मोशाबानी दिख रहा है, मोशाबानी किसका क्षेत्र है, ये सिंहभूम क्षेत्र में ही आ जाता है, ठीक है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट के अंतर्गत आता है मोशाबानी। तो मोशाबानी पूछे या फिर सिंहभूम पूछे, ये लगा देना झारखंड। मलाजखंड देख ही लिया, ठीक है, कॉपर के लिए है। मोशाबानी देख ही लिया, कॉपर के लिए है। खो दरीबा ये राजस्थान से बिलोंग करता है ये क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खेतड़ी कॉपर बेल्ट के अंतर्गत, खो दरीबा, तो ये भी कॉपर हो जाएगा। बचा कौन, बचा नोवा मुंडी। नोवा मुंडी वर्ल्ड फेमस है आयरन ओर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया, सी ऑप्शन। तांबा खनिज क्षेत्र कौन सा नहीं है, यही पूछा था ना। तो नोवा मंडी जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, आयरन की माइंस यहाँ पे आपको मिलती हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखें। जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल के बारे में बताइए। इसको तो हम लोग शायद टेस्ट नंबर पिछले टेस्ट में डिस्कस किए थे। एलुवियल सॉइल जैसे भी आता है माइंड में क्या आता है, माइंड में आता है खादर, है ना, माइंड में आता है भांगर, ये सब पढ़ के रखे हो। खादर हुआ, खादर क्या है, ये न्यू एलुवियल सॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल। और इसके अलावा फिर जो भांगर है, भांगर को बोलते हैं कि ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है। ये दो तरीके की एलुवियल सॉइल हम लोग पढ़ते हैं।
एनपीके जो हम लोग चर्चा करते रहते हैं इसकी, एनपीके में कहाँ स्ट्रॉन्ग है एल्यूवियल सॉइल, कहाँ पे वीक है। स्ट्रॉन्ग है पोटेशियम में, है ना, एल्यूवियल सॉइल जो है यहाँ पे रिचनेस है पोटेशियम की। पुअर कहाँ पे है, पुअर है यहाँ पे फास्फोरस में। सबसे बेसिक बात इस मृदा के बारे में पढ़ते हैं कि ये बहुत उपजाऊ भूमि है ना, फर्टाइल भूमि है, और ख़ासतौर से सब्जियां वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। ये एलुवियल का मतलब समझ रहे हो ना, ये मतलब इसका कंपोजिशन जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है एलुवियल, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। सैंड लिखिए आप, सिल्क यहाँ पे सिल्ट लिखिए, ठीक है, और साथ में क्ले लिखिए। ये तीन का कंपोजिशन जहाँ पे होता है ना, उसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अभी सैंड क्या है, सिल्ट क्या है, क्ले क्या है, कुछ नहीं, तीनों चीज़ें एक ही हैं, बस यहाँ पे पार्टिकल साइज अलग अलग हो जाते हैं। मकान बनवाते हो, दीवार बनवाते हो, ईंटों के बीच में जो रेत यूज करते हो, बालू करते हो, वो है सैंड, ठीक है। ये क्या है, ये बालू है, ये रेत है। ये सिल्ट क्या है, सिल्ट इसी रेत का छोटा रूप है। इतना छोटा रूप है कि इसको चूर चूर कर दो, ठीक है, बिल्कुल गाद की तरह बना दो, तो यहाँ पे पार्टिकल साइज कम हो गया। अब यहाँ पे किले पे आ जाइए, तो सिल्ट का और जो छोटा रूप है वो किले है, इसमें और छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए। इसका मतलब है कि ये जो किले है ये बिल्कुल एक तरह से चिकनी मिट्टी है ना, और सिल्ट जो है वो चिकनी मिट्टी से थोड़ी सी दरदरी है, उसे गाद बोल रहा है। और सैंड यानी बालू तो समझ ही रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार तो पार्टिकल साइज पूछा था, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हों, यहाँ पे 2 मिलीमीटर से साइज होता है। यहाँ पे पार्टिकल जो है रेत के, इसको तो देख ही रहे हो ना हर जगह, सैंड को तो देख ही रहे हो, सिल्ट को अगर नहीं देख पा रहे हो, घाट वगैरह जाया कीजिए नदियों के, तो आपको ये दिख जाएगा, सिल्ट भी दिख जाएगा, किले भी दिख जाएगा। अब सिल्ट और किले तो घर के पास नहीं दिखेगा ना, इसके लिए तो नदियों के घाट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सैंड का या फिर बालू का जो पार्टिकल साइज होता है, ये 2 mm से होता है 0.05 mm। अब यहाँ पे घात पे आ जाइए, यहाँ पे शुरुआत हो जाती है 0.05 से 0.002 mm तक, ठीक है। अब यहाँ पे चिकनी मिट्टी का क्या हो जाएगा साइज, अब यहाँ पे चिकनी मिट्टी पे आ जाइए, तो चिकनी मिट्टी में इससे भी छोटा साइज चाहिए, है ना, इससे भी छोटा साइज अगर है तो वो किले कहलाएगी, चिकनी मिट्टी कहलाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है एलुवियल सॉइल का, जलोढ़ मृदा का। तो अभी जब भी जलोढ़ मृदा पढ़ो तो माइंड में ये आना चाहिए, सैंड, सिल्ट और किले, है ना। और ये देखने को कहाँ मिलती है, नाम से ही समझ में आता है, जलोढ़ है, द फ्लड प्लेन्स जो होते हैं रिवर्स के, वहाँ पे मिलती है। पहली बात है यहाँ पे भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। पिछले टेस्ट को देखना, टेस्ट नंबर 6 को पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जैसे अभी ब्लैक सॉइल का तो मैंने बता ही दिया 15%, है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग 43%, ठीक है। तो ये दो डेटा याद रखें, एलुवियल सॉइल का 43% है, ब्लैक सॉइल या फिर रेगुलर सॉइल का 15% है। पहली बात सही लिखी है। दूसरी बात है इसमें जैव पदार्थ यानी जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाए जाते हैं, तो ये बात तो गलत है यार। ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं तभी तो फर्टाइल है, पोटास पाई जा रही है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जा रहा है, लाइम भी पाया जा रहा है, चूना पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात गलत है, दूसरी बात गलत लिखिए। तीसरी बात लिखिए, फलीदार फसलों की खेती में इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। एक बात तो हम लोग समझते हैं कि ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, फलीदार फसलें हैं जैसे मटर हुई, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो सॉइल है जलोढ़ मृदा, ये इस चीज़ को फेवर करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है, ये बात भी सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसको कई बार हम लोगों ने समझा है अच्छे से कि फलीदार फसलें जो हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, इनकी जड़ों में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे आप राइजोबियम पढ़ते हैं, एजोटोबैक्टर पढ़ते हैं, है ना। तो इन बैक्टीरिया के नाम याद रखना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं इन क्रॉप्स को। चौथा पॉइंट है, ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, ठीक है, ये बात भी सही है। यहाँ पे गलत बताना था आपको, गलत हो गया बी पॉइंट। सारी चीज़ें समझ में आई। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में रिकॉल कराऊँ, देखिए मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज़ इसके बारे में क्या जानते हैं, बेसिक चीज़ ये है कि भैया ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट सीधे डायरेक्टली ले नहीं पाता है, ग्रेस्प नहीं कर पाता है। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका रूप बदलना पड़ता है, रूप बदलता है तभी उस बदले हुए रूप को प्लांट्स ले पाते हैं, उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं, ठीक है। तो ये बदला हुआ रूप क्या होता है, ये बदला हुआ रूप होता है अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म है, ठीक है, नाइट्रोजन का ही फॉर्म होता है अमोनिया। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, ठीक है। और ये काम कौन कर रहा है, ये काम करते हैं बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप लोग अभी मैंने नाम बताया, राइजोबियम हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा है पीसीएस ने, आरओ ने कई बार पूछा है कि प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, तो आंसर तो रटा रहता है, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो ये नाइट्रेट है क्या, ये अमोनियम साल्ट ही तो है। अमोनियम साल्ट ये वही अमोनियम साल्ट जो आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन बन रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कन्वर्ट हो चुकी है अमोनियम साल्ट में, वही नाइट्रेट है। तो ये काम कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है। नाम आप दोनों जान ही गए हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स की मजबूरी समझ लीजिए, या फिर प्रकृति ने उनको ऐसा 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 प्रोसेस बनाया नहीं है, ऐसी मशीन उनके अंदर नहीं बनाई है कि वो वातावरण की नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस की, ये फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं यार, इनकी पत्तियां में जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे से रंध्र हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर डालते हैं। लेकिन उनमें एक कमी ये है कि वो नाइट्रोजन जो जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली ले नहीं पाते हैं, ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं, तो ये कमी है। तो ये स्टोमेटा तो काम कर नहीं पा रहा, तो फिर कौन कर रहा है,
ये रूट्स कर रही हैं, प्लांट्स की रूट्स कर रही हैं, रूट्स में रहते हैं बैक्टीरिया ऐसे। लेकिन हर प्लांट का ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। खासतौर से जो दलहनी फसलें होती हैं उन्हीं की जड़ों में ये बैक्टीरिया वर्क करते हैं। ये बैक्टीरिया एक्चुअली करते क्या है, ये बैक्टीरिया एक एंजाइम को सीक्रेट करता है। उनमें कुछ स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम मुझे नहीं पता। एंजाइम्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जड़ें जो है वो किस में है, जड़ें तो सॉइल में है, और सॉइल में ही ये नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं बैक्टीरिया। तो फिर सॉइल से जड़ों में जाता है नाइट्रोजन और बाकी फिर पूरे प्लांट में सप्लाई हो जाता है। हो जाएगा। चलिए एक अच्छी जानकारी आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार की फसलें करती हैं। ऑप्शन में दे दिया कि दलहनी फसल, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि जो दलहनी फसलों के अलावा कोई ऑप्शन दे दिया, जैसे नॉन लेगुमिनस प्लांट दे दिया। एक में दे दिया लेगुमिनस को बोलते हैं दलहनी फसल, एक में दे दिया नॉन लेगुमिनस, तीसरे में दे दिया दोनों, ठीक है, चौथे में दे दिया नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर लगाओगे? आंसर ये मत लगा देना, सिर्फ ये मत लगा देना दलहनी फसल। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दलहनी फसल, ठीक है, ये तो करती ही है। नॉन लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं इनके पास भी ऐसी क्षमता होती है, लेकिन ऐसी प्लांट्स में बैक्टीरिया बदल जाएगा। फिर लेगुमिनस प्लांट का तो आपने बैक्टीरिया जान लिया कि इनमें राइजोबियम होता है और एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, ये दोनों काम कर देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। लेकिन ये जो नॉन लेगुमिनस प्लांट्स हैं इसमें कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो इस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे जानना जरूरी है, इसी के लिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही हूँ। इस बैक्टीरिया का नाम है फ्रैंकिया, इसको ध्यान रखना, ठीक है, फ्रैंकिया। जैसे राइजोबियम याद रख रहे हो लेगुमिनस प्लांट्स के लिए, एजोटोबैक्टर याद रख रहे हो लेगुमिनस प्लांट्स के लिए, इसी तरीके से फ्रैंकिया भी आपको याद रखना है नॉन लेगुमिनस प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्लियर है इतना? अगर मैं एक ऑप्शन और जोड़ दिया पांचवा कि ये जो नेचुरल लाइटिंग होती है ना, बिजली गिरती है, बादल कड़कड़ाते हैं ना, बिजली गिरती है, तो बिजली तो ये नेचुरल फिनोमेना है खैर, लेकिन ये भी आपको जानना है कि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। नेचुरल फिनोमेना जो है बिजली, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना भी जो वातावरण में नाइट्रोजन है इसकी फॉर्म को बदल देता है, ठीक है, नॉन यूजेबल से यूजेबल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है बिजली के द्वारा भी। तो ये तो बहुत खतरनाक सा फैक्ट है, अगर किसी ऑप्शन में आ गया तो इसको तो आंख बंद करके गलत ही कर दोगे, लेकिन नहीं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है बिजली। और अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कठिन सा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा कमीशन तो ये ऑप्शन जरूर देगा, ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। ये हो गया ना चारों डिस्कस। चलिए यहाँ पे गलत बताना था, बी ऑप्शन गलत है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखें क्या है यहाँ पे। वन और वृक्ष, वन यानी फॉरेस्ट और वृक्ष यानी ट्री। ये क्यों लिख रहा हूँ इतनी आसान सी बात, क्योंकि फॉरेस्ट कवर पढ़ते हो ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है जो हर 2 साल में, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, इसमें कन्फ्यूजन होता है भाई, ये वृक्षारोपण क्या है, वनारोपण क्या है। तो वृक्षारोपण है ये ट्री कवर और वनारोपण है ये फॉरेस्ट कवर। ये साल जो है ये मानसूनी वन है, ये ठीक है। मानसूनी वन जो होते हैं यहाँ पे नॉर्मली बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, अच्छी खासी बारिश है। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश का जो डेटा हम लोग जानते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं ना, 200 सेंटीमीटर अगर प्लस है बारिश तो वो बहुत ज़्यादा बारिश है, सबसे ज़्यादा इतना ही है। और इस तरह की बारिश होती है यहाँ सदाबहार वनों में, यानी जिस क्षेत्र में 200 प्लस बारिश हो रही है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक। तो इस सदाबहार वनों में कुछ स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की या फिर ट्री की, तो वो जानना जरूरी है। जैसे आबनूस हुआ, ठीक है, आबनूस हुआ, ताड़ का पेड़ हुआ, बहुत लंबे लंबे होते हैं, महोगनी का पेड़ हुआ, ये सब सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। ये स्पीसीज़ हैं सदाबहार ट्रीज़ की, आबनूस, ताड़, महोगनी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए मतलब राइट मैच है। अल्पाइन जो है ये आपको, अल्पाइन से तो समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ पे पाए जा रहे होंगे, ये एल्टीट्यूड पे पाए जा रहे होंगे, ऊंचे क्षेत्र पे पाए जा रहे होंगे। तो भाई नागफनी थोड़ी ना यार ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय पे नागफनी देखते हो क्या, ये तो आपको डेजर्ट में दिखेगा, है ना, तो ये तो वहाँ गलत है। तीसरी बात यहाँ पे गलत है, मैंग्रोव सुंदरी वन जो है वो मैंग्रोव है, ये बात सही है। सी बात यहाँ पे गलत होगी, गलत पूछा था यहाँ पे, कर लेंगे ना। चलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने सीखा हो तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए छठवां क्वेश्चन देखें, पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं आप, कैसे बचाएंगे पर्वतीय ढालों पर, सोच के बताइए। ये पहाड़ है, ये मिट्टी है, क्या किया जाए, बैरिकेटिंग लगा दिया जाए यहाँ पे, ऐसे मिट्टी यहाँ पे छड़ जाएगी, या फिर ये तरीका अच्छा है, एक सीढ़ी बनाया, दूसरी सीढ़ी बनाया, तीसरी सीढ़ी बनाया, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक। यानी यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, टेरेस वाले खेत यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, टेरेस वाले समझ लो ना, इस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर प्लोइंग। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समोच्च रेखीय जुताई करके, ठीक है, खेत बना के, सीढ़ी नुमा खेत बना के। चलिए सातवां देखिए, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। वीडियो को पॉज करें और फिर से पढ़ें। यही बात तो बता के गए थे ह्यूगो डी ब्रीज जो थे, है ना, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी ये जो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन यही बात बोलती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य बताना है, सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं,
पहले मैं इंग्लिश टर्म्स लिख दूँ, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूजन उनको हो सकता है। स्तनधारी को बोलते हैं, ये तो ठीक है, जान ही रहे होंगे। स्तनधारी ये हो गए मैमल्स, है ना, ये मैमल्स हो गए। और असमतापी तो समझ ही रहे होंगे। होमोथर्मल होता है एक शब्द, एक नॉन होमोथर्मल होता है। इसको एक एक नाम से और जानते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं ये असमतापी होते हैं। और एक टर्म होता है वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल भी होते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, मैमल्स आते हैं। तो ये जो वार्म ब्लडेड हैं, ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, ये होते हैं समतापी। इनको समतापी भी बोलते हैं। अभी बताते हैं, सारी सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक शब्द को पहले समझिए। स्तनधारी इंग्लिश में बोल रहे हैं मैमल्स। मैमल्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? इसकी दो कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पहली कंडीशन है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होना चाहिए, स्तन ग्रंथियाँ होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्तन ग्रंथि का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी मेमोरी ग्लैंड्स का होना जरूरी है। दूसरी बात है कि ये जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ये बच्चे के फॉर्म में ही दें। ठीक है, मतलब अंडे के फॉर्म में ना दें। एग लेइंग एनिमल्स नहीं होना चाहिए, बच्चे को डायरेक्ट जन्म दें। तो दो कंडीशन क्या पड़ी? पहली बात, स्तन ग्रंथियाँ होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कंडीशन है, ये मस्ट है। दूसरी कंडीशन बच्चे वाली है कि डायरेक्ट जन्म हो बच्चों का, अंडे के फॉर्म में ना हो। लेकिन ये इसेंशियल कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपवाद भी देखेंगे। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो मैमल हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो मैमल हैं और अंडे भी देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खैर 99.9% तो ये जो मैमल्स होते हैं ये डायरेक्ट बच्चे के ही रूप में जन्म देते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को। कुछ एक्सेप्शन हैं यहाँ पे, जैसे ये जो अभी मैंने बताया कि कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं। उसमें हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते हैं, वो सब जो बचपन से पढ़ते आए हैं बायोलॉजी में, प्लेटिपस हुआ, एकिडना हुआ, है ना। ठीक है, तो ये इतनी बात तो हो गई थी मैमल्स पर, स्तनधारी पर। अब दूसरा शब्द यहाँ पे असमतापी भी लिखा है और समतापी भी लिखा है। तो समतापी से क्या समझ में आ रहा है? समानताप, यही ना। समानताप जैसे भाई पर्यावरण का कुछ भी तापमान हो, ठंडा हो गर्म हो, हमें नहीं मतलब है। समतापी अगर हम हैं तो हमारा तापमान शरीर का बदलेगा नहीं, वही रहेगा। तो ऐसी ही खूबी होती है स्तनधारियों की। ठीक है, मैमल्स की, उनमें से हम भी एक हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी हैं। तो ह्यूमंस कैसा है? समतापी है। मैमल्स कैसे हैं? समतापी हैं। इनके शरीर का तापमान पर्यावरण के हिसाब से नहीं चलता है। हम लोग कैसे हैं? गर्म खून के प्राणी हैं। मैमल्स कैसे हैं? बाकी मैमल्स कैसे हैं? गर्म खून के प्राणी हैं। ठीक। और दूसरा टर्म यहाँ पे असमतापी। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी का उल्टा कर दो समतापी का, कि पर्यावरण का जैसा तापमान होता है तो ये प्राणी अपने आप को पर्यावरण के तापमान के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ऐसे असमतापी होते हैं ऐसे प्राणी। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, और जो मछलियाँ होती हैं, इसके अलावा एम्फीबियन भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। एम्फीबियन मतलब ये क्या बोलते हैं इनको? ओभयचर बोलते हैं, ओभयचरी। और एग्जाम्पल हुआ कीट, है ना, कीड़े। जैसे कीड़े हुए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे फिर सिंक्रोनाइज कर लेंगे चीज़ों को। कीड़े हुए एग्जाम्पल्स, रेप्टाइल्स हुए, ओभयचर हुए, ओभयचर यानी एम्फीबियन हुए। इसके अलावा फिश हुई। ये कैसे हैं? ये भैया अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, इनके पर्यावरण के अकॉर्डिंग इनको करना पड़ता है। ठीक है, ये कर लेते हैं। इन्हीं को बोलते हैं असमतापी। असमतापी को ही बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। समझ में आया चीज़ें? और यहाँ पे वार्म ब्लडेड देख ही लिए, ह्यूमंस हैं और बाकी स्तनधारी हैं। क्लियर है? इतना समझ लेंगे। समतापी में यहाँ पे एक एग्जांपल और ऐड कर लीजिए। समतापी चिड़ियाँ भी होती हैं, ठीक है, बर्ड्स भी होती हैं, ह्यूमंस तो होती हैं, बाकी स्तनधारी भी होते हैं। तो इससे ये मत हिसाब लगा लेना कि ये जो बर्ड्स हैं ये स्तनधारी होती हैं। ये लॉजिक मत निकाल लेना। बर्ड्स स्तनधारी नहीं है, मैमल्स नहीं है। बर्ड्स से एक और आपको जो दूसरी बात दिख रही है, चमगादड़, है ना, चमगादड़। ये क्या है? पहली बात तो ये चिड़िया नहीं है। ठीक है, ये चिड़िया नहीं है, ये पक्षी नहीं है। चमगादड़ के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एक सिंगल ऐसी प्रजाति है जो उड़ने वाला मैमल है। ठीक है, जो फ्लाई कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, ये बात इतनी सही है, ना कि पक्षी। ठीक है, दूसरी बात सही है। साथ में एक बात और ऐड कर लीजिए कि ये उड़ने वाला सिंगल यहाँ पे ये मैमल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और प्राणी है जो मतलब उड़ लेता है, ठीक ठाक से नहीं उड़ पाता है, ग्लाइड करता है, उसका नाम है फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, उड़ने वाली जो गिलहरी है ये भी मैमल है, ये भी स्तनधारी है, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर पाती है, ये ग्लाइड करती है। फ्लाई और ग्लाइड में फ़र्क है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यूट्यूब खोलिए और फ्लाइंग स्क्वायरल लिख दीजिए, बस वो ग्लाइड कैसे करती है वो बता देगी। आगे चले तो यहाँ पे अच्छा स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं, कहानी दुनिया भर की कर ली और प्रश्न अभी पढ़ी नहीं। पहली बात, सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं। यार देखो, अब तो मतलब क्लियर समझ में आ रहा होगा ना पिक्चर। ये बात तो गलत है ना, सभी स्तनधारी में हम भी आ जाते हैं। हम कहाँ असमतापी हैं, हम तो समतापी हैं। गलत होगी। आप मतलब इंसान को ही लेके इस बात को गलत कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे सही है, केवल 2 हो जाएगा। चलिए देखें नमा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है? पास पूछ रहे हैं, ठीक है। नाथुला कहाँ पे है? ये सिक्किम का पास है, ठीक है।
और अगर तिब्बत में एंट्री करना है तो इसी के माध्यम से करते हैं। बाड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। बनिहाल ये जम्मू कश्मीर में है, और जेलेपला ये सिक्किम का है, ठीक है। और इसी दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पास है जो भूटान जाने का मार्ग देता है। तो ये ध्यान रखें, भूटान में एंट्री करने के लिए इस पास से गुजरना पड़ेगा। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा गर्त को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन में स्थित नहीं है। मरियाना ट्रेंच, इसके बारे में तो जान ही रहे होंगे, ये सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है ना। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में है। आटाकामा के नाम से तो एक डेजर्ट भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और आटाकामा के नाम से ट्रेंच भी है, ठीक है। डेजर्ट भी है और ट्रेंच भी है। ये कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशियन में है। और एलुशियन कहाँ है? ये भी पैसिफिक ओशियन में है। जबकि ये पोर्टो रिको गर्त है, पोर्टो रिको गर्त ये आपको मिलेगी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक। अगर पूछा जाए कि अटलांटिक ओशियन का शेप कैसा है, किस तरह का दिखता है ये ओशन, अटलांटिक ओशन, तो एस शेप का दिखता है, ठीक। और पैसिफिक ओशियन का अगर आकार पूछा जाए तो ये ओ शेप का है। आप वर्ल्ड मैप को खोलिएगा तो आपको दिख जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखें। यहाँ पे पोर्ट्स और उनका नेचर बताना है। पिछले टेस्ट में हम लोगों ने किया था, है ना, कि मेजर पोर्ट के बारे में देखा था, कौन से ईस्ट कोस्ट पे हैं और कौन से वेस्ट कोस्ट पे हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। मेजर पोर्ट कितने हैं, माइनर पोर्ट कितने हैं। मेजर पोर्ट हम लोगों ने 13 देखा था और माइनर पोर्ट 200 प्लस है। तो ये मेजर पोर्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक। मेजर पोर्ट अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन ईस्ट साइड में है और कौन वेस्ट साइड में है। वेस्ट साइड के जो पोर्ट है मेजर पोर्ट, और ईस्ट साइड की जो कोस्ट है, सॉरी पोर्ट है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो देख लेते हैं। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम स्थित कहाँ पे है? ये ईस्ट कोस्ट पे है और नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। नेचुरल पोर्ट है, ये सही मैच है, ए का 1 है। पारादीप ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये उड़ीसा में है। और इसकी लोकेशन देखेंगे आप तो समुद्र से मिली हुई है, तो ये लगून बंदरगाह बोलते हैं इसे, ये भी करेक्ट है। हल्दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नदमुख है। नदमुख का मतलब है एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी समझते होंगे अच्छे से, डेल्टा भी आप लोग समझते हैं, एस्चुरीज भी आप लोग समझते हैं। और कंडला के बारे में जानते हैं, ये कैसा है? ये टाइडल पोर्ट है। तो यहाँ पे लाइन से सभी सही मैच है, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं अभी मेजर पोर्ट जो है वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में। और जब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो उसी टाइम हम लोगों ने कोस्ट लाइन को भी देखा था कि टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, कितनी लंबाई है, 75-17 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो 13 में से 6 जो मेजर पोर्ट है और 7 मेजर पोर्ट है, 7 जो हैं ये ईस्ट कोस्ट पे हैं और 6 जो है वो वेस्ट कोस्ट पे है। इनको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार लिख के भी हम लोग देख चुके हैं पिछले टेस्ट में। देखिए पहले वेस्ट साइड का देख लेते हैं। आपको कंडला दिखता है, आपको मुंबई पोर्ट दिखता है, आपको नवा सेवा दिखता है, नवा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। फिर इसके बाद गोवा वाला मुरुमा गोवा, ठीक है, फिर न्यू मैंगलोर और फिर कोची, ये 6 यहाँ पे हो जाते हैं वेस्ट साइड वाले। ईस्ट कोस्ट के हम लोग पढ़ते हैं, एक तूतीकोरिन पढ़ते हैं, एक है एन्नौर पढ़ते हैं, ठीक है, एन्नौर पढ़ते हैं, और इसके अलावा चेन्नई, ये 3 हो जाते हैं ये तमिलनाडु के। इसके अलावा फिर विशाखापट्टनम आप देख ही रहे हैं आंध्र प्रदेश में, पारादीप भी ईस्ट साइड का है, ये उड़ीसा में है। और हल्दिया, हल्दिया और कोलकाता पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में। तो ये 7 हो जाते हैं टोटल। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया और कोलकाता, ठीक, ये हो जाते हैं 7 टोटल। क्लियर है? चलिए 12वां क्वेश्चन देखें, कथन कारण का क्वेश्चन है। समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। इस बात को समझ रहे हैं? ये दैनिक तापांतर कम होने का मतलब क्या है? जैसे दिन का टेम्परेचर मान लीजिए 26 डिग्री है, ठीक है, और रात का टेम्परेचर है 24 डिग्री है। डे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 2 डिग्री का, ठीक। दूसरी कंडीशन में ले लेते हैं, दिन का टेम्परेचर मान लीजिए 42 डिग्री है, बहुत गर्मी है, और रात का टेम्परेचर यही जाके आपका 28 मान लीजिए या फिर 30 मान लीजिए, 30 मान लेते हैं। अब डिफरेंस कितना हो गया? अब 12 का डिफरेंस हो गया डे टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर डिफरेंस किस कंडीशन में है? इस कंडीशन में, 12 वाले में। अब चूंकि यहाँ पे बताना है दैनिक टेम्परेचर, ये जो डेली टेम्परेचर है ये समुद्र के किनारे वाले भागों पर बताना है। तो यहाँ पे आप बताइए टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा या फिर कम होगा? वहाँ पे दिन और रात का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, कोस्टल एरिया पे। तो ये पहली बात सही लिखी है, ठीक है। ये डेली टेम्परेचर जो है, रेंज जो है वो कम ही रहेगी समुद्र के किनारे के भागों पर। और कारण में है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। ये तो महागलत है ना, ज्योग्राफी में पढ़े हैं ना, ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहाँ पे तो तापमान वर्ष भर समान ही बना रहता है। तो जब समान तापमान है तो फिर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाएगा? कम ही होगा ना। तो यहाँ पे जो बहुत लिखा है इसको गलत कर दें, ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए देखें 13, देखिए मैच कराइए। यहाँ पे हॉर्सी कल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर नहीं है, हॉर्सी कल्चर है। हॉर्स यानी ये घोड़े वाला। व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों का पालन, सही है। दूसरा है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एरीपोनिक्स से क्या समझते हैं? एरी से एरो समझ लीजिए, एरो से हम लोग हवा हम लोग समझ पाते हैं। तो जो
पौधे हवा में उगाए जाते हैं। ये टेक्निक होती है एरिपोनिक। ठीक, तो पौधों को केवल यहाँ पे जल लिखा है, देखिए, तो ये जल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एयर होना चाहिए, हवा होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। पोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ना, फल विज्ञान। इस तरह का क्वेश्चन एक तो एक ना एक मिल जाता है, ये फल विज्ञान है। बाकी सब सही है, सी गलत है। इसको एरी नहीं, इसको एरोपोनिक होना चाहिए, है ना, एरोपोनिक। चलिए देखें 13 नहीं 14, स्थानांतरित कृषि के नामों को बताना है, कहाँ पे कौन सी कृषि के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। एक नाम और इसका चलता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, है ना, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ऐसे सबसे फेमस जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है वो है झूम। ये कहाँ पे प्रिवेलेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रिवेलेंट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चूँकि मणिपुर भी आता है, तो मणिपुर की भी एक अपनी एक लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसका नाम है पामलो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पामलो, तो ये सही मैच है। पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन आंध्र प्रदेश में की जाती है, और धाबी के नाम से ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये उड़ीसा की है। ठीक, दीपा को आपको देखना है, दीपा ये झारखंड नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं यहाँ पे और भी नाम बता रहा हूँ आपको, इन सारी सारी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इनको रिकॉल करना है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे गलत कौन हो गया, दीपा। दीपा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक, और ख़ासतौर से कहाँ पे, बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है ना छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे ये प्रिवेलेंट है। एक नाम है दहिया, इसको देखिए, दहिया, ये मध्य प्रदेश में है। आपने भी धाबी देखा ही है उड़ीसा का। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नाम है कुरूबा। कुरूबा ये आपको कहाँ पे मिलती है, झारखंड में। इसके अलावा बाल्ट्रे, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ बाल्ट्रे, WLTRE, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और इसको तो कई बार पूछा गया, खिल, खिल के नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ये हिमालय बेल्ट पर। ठीक है, जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है यहाँ पे खिल के नाम से ये खेती होती है। कर लेंगे तो इतने सारे नाम हैं, झूम है, दीपा है, पोडू है, धाबी है, दहिया है, कुरूबा है, बाल्ट्रे है, खिल है। ठीक, और पामलू है। चलिए 15 में देखिए, निम्न इनमें से कौन सी फसल शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। शुष्क कृषि पद्धति का मतलब क्या है, मतलब ऐसी फसलें जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चावल दिख रहा है, चावल में तो भाई बहुत सारा पानी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, खेत भरे होने चाहिए पानी से, तो यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे ये ड्राई एग्रीकल्चरल टेक्निक जो है वो काम नहीं करेगी। देखें 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, इन सारी ट्राइब्स को एक बार यार जरूर देख लेना। ठीक है, कुलामन जो ट्राइब है ये फिलीपींस की है, लेप्स जो है ये स्कैंडिनेविया, ये भी सही है। कुंग जो है ये साउथ अमेरिका की नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की, ज़्यादातर ट्राइब तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही मिलेंगी। बेद्दा जो है ये श्रीलंका, इंपॉर्टेंट है। गलत कौन है, गलत है सी ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए, बहुत बहुत बेसिक जो क्वेश्चन है, बुशमैन, बुशमैन कहाँ पे पाई जाती है, बुशमैन ये कालाहारी डेजर्ट है ना, कालाहारी पढ़ते रहते हैं हम लोग। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, चुक्सी, बताइए चुक्सी जो ट्राइब है ये कहाँ पे पाई जाती है। चुक्सी के नाम से एक सागर भी है ना, चुक्सी सी, आपने देखा होगा, रसिया का जो मैप देखते हैं उसके ऊपर आपको साइबेरिया वाला जो रीजन दिखता है उसके ऊपर आपको दिखता है चुक्सी सी, तो चुक्सी के नाम से सागर भी है, चुक्सी के नाम से ये ट्राइब भी है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आंसर, चुक्सी, ये हो जाएगा नॉर्थ साइबेरिया। ठीक है, और एक और बहुत आसान सी, एस्किमो पढ़ते रहते हैं, ये तो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, एस्किमो वाले घर देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये ग्रीनलैंड में पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है, अलास्का में पाई जाती है, नॉर्थ साइबेरिया में भी ये पाई जाती है। और इसके अलावा एक और है फुलानी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फुलानी। ये सारी टाइप में उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस पूछे गए। ये वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पे हो गया 8-10 ट्राइब्स, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार गूगल करेंगे ना सारी ट्राइब्स आपको मिल जाएंगी, तो रिकॉल कर लीजिए उसको। चलिए 17 देखिए, साउथ हेमिस्फीयर में जलमंडल व स्थलमंडल के विस्तार का प्रतिशत बताना है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ बना लिया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। इसमें क्या समझ में आता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये जो ज़मीनी भाग है, ज़मीनी भाग है ये ज़्यादा है। ठीक है, और महासागरीय भाग जो है वो कम है, ये तो समझ में आता है। और साउथ हेमिस्फीयर में इसी का उल्टा है, महासागरीय भाग ज़्यादा है और ज़मीनी भाग कम है, यही ना। मैप को खोल लीजिए थोड़ा तो दिख जाएगा। अगर साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करें, ठीक है, महासागरीय भाग यानी हाइड्रोस्फीयर यहाँ पे 81% है, और ज़मीनी भाग का मतलब है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर यहाँ पे 19% है। तो देख रहे हैं कितना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर से। नॉर्थ हेमिस्फीयर में यही ज़मीनी वाला भाग 40% हो जाता है और जलीय भाग हो जाता है 60%, तो डिफरेंस है।
20% का डिफरेंस है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, 81% 19%। चलिए देखें 18, ये कोपिन साहब ना, इनका तो भाई ये कोडिंग कभी समझ में आया नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ा कठिन है इनका क्लासिफिकेशन। कोपिन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत का जो गंगा का मैदान है इसको किस वर्ग में रखा है, या खासतौर से उस रीजन की जो वेजिटेशन है और उस रीजन का जो क्लाइमेट है, इन दोनों फैक्टर को मेजरली, इन दोनों फैक्टर को काउंट करके इसने क्लासीफाई किया है। तो ये चीज़ें देखना है, और इसने पूरी दुनिया के क्लाइमेट को अल्फ़ाबेट्स में असाइन किया है, ठीक है। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, डी, ई, एच, ये कैपिटल लेटर्स में इसने असाइन किया है। और फिर इसको इसको सब डिवाइड भी किया है स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी, ई नहीं है, एच है, एफ है, एम है, डब्ल्यू है, के है, एस है। तो यार ये याद नहीं रख पाओगे, ठीक है, आप कितनी भी कोशिश करोगे बहुत कठिन है। जिनका ऑप्शनल रहा होगा ज्योग्राफी का वो हो सकता है समझ पा रहे होंगे इसको अच्छे से, इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, है ना, समझने के लिए, इतना जल्दी यहाँ पे हो नहीं पाएगा क्योंकि हर लेटर का अलग अलग मतलब है। यहाँ तक तो सही है, ये जो कैपिटल लेटर्स का डिवीज़न है यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद जो ये सब डिवीज़न इन्होंने किया है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है समझने में। तो आप लोगों के पास अगर समय हो तो इसको देखिएगा, ठीक है, गूगल करेंगे और कोपेन क्लासिफिकेशन लिखेंगे ना, पूरा आ जाएगा डिटेल से। यहाँ पे गंगा के मैदान को इसने CWG वर्ग में रखा है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। हाँ, पर इतना जरूर है कि कुछ कुछ लेटर ऐसे हैं जिनकी आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही लेटर ऐसे हैं, जैसे डब्ल्यू यहाँ पे लिखा है तो डब्ल्यू से आप लोग यहाँ पे बैट का सेंस लगा सकते हैं, ठीक है, बैट। अभी देखिएगा आप लोग, 19 निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। आसान है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, झूठ को बोला जाता है गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। चलिए 20 देखें, पक्षियों का आश्रय स्थल और राज्य है। चलिए ये केवलादेव घाना, ये वर्ड सेंचुरी पूछ रहे हैं, चलिए वर्ड सेंचुरी जो केवलादेव है ये राजस्थान में, ठीक है। बेदा थांगल तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट है। और रंगनाथिट्टू ये कर्नाटक में है। बहुत कठिन कठिन नाम है बट याद रखना है। तो जो कठिन है वो तो सही मैच करके इन्होंने दिए हैं, जो आसान है उसी में हम लोग को उत्तर मिल जा रहा है। जैसे सलीम अली है, सलीम अली तो बहुत फेमस है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, पक्षी विज्ञान रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, सलीम अली के नाम से नेशनल पार्क भी है और सलीम अली के नाम से बर्ड सेंचुरी भी है, ठीक। ये जो नेशनल पार्क है ये है जम्मू कश्मीर में, और बर्ड सेंचुरी जो है ये है गोवा में, ठीक है, गोवा में। ये मध्य प्रदेश यहाँ से हटा दीजिए, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था, बाकी तीनों सही मैच है। क्लियर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। देखें 21 में विश्व प्रसिद्ध मोका कहवा कहाँ पाया जाता है। एक कॉफ़ी की वैरायटी है, ये पूछ रहे हैं। ये पाई जाती है यमन में, ठीक है, यमन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ध्यान रखना, मोका के नाम से कॉफ़ी है। 22 है, इनमें से कौन सा एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है। क्रेटर झील समझते हैं, यानी उल्कापिंड के गिरने से जो झील बनी है। और हम लोग लोनार के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में कौन सी है जो क्रेटर लेक है, ये लोनार है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। एवर्नस झील, इसके बारे में बताएं, ये है कहाँ पे। एवर्नस ये है इटली में, ये भी क्रेटर लेक है, ये भी क्रेटर लेक है। लोनार भी क्रेटर लेक है, और टिटिकाका भी ये क्रेटर लेक है, ठीक है, बोलीविया में स्थित है, बोलीविया। इसके बारे में क्या फैक्ट है, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ना, ये हम लोग जानते हैं, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। जबकि ये जो जेनेवा झील है ये क्रेटर लेक नहीं है, ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 23, दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी नदी है ऐसी, लिम्पोपो रिवर है, ठीक है, लिम्पोपो रिवर 23.5 साउथ को 2 बार कट करती है। तो इस रिवर का नाम तो जिक्र ही नहीं है ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जारी रिवर या फिर कॉन्गो रिवर के बारे में क्या सही है, ये 0 डिग्री को 2 बार कट करती है, यानी इक्वेटर को, और 23.5 साउथ यानी ये मकर रेखा है, ठीक है। चलिए देखें 24, ये भी आसान सा ही है, शक संवत बताना है। विक्रम संवत जो है ये 57 BC है ना, 57 BC। शक संवत को यहाँ पे 78 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये AD हो जाता है। गुप्ता है ये 320 AD है, और डी ऑप्शन में कल की लिखा है, कल की का है 3102 AD, ठीक है। तो अभी इसको आने में तो बहुत लंबा समय है। ये ऑप्शन में ये ईसा पूर्व लिखा है ना, ये गलत है, ये 3102 AD है, ठीक, इसको ये प्रिंट गलत हो गया। चलिए तो ये मिला लेना आप। देखें 25, पुस्तक अलाइव द वंडर जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन है, उसके लेखक कौन है। इसके राइटर है JZ हॉलवेल। इसको काल कोठरी की घटना भी बोलते हैं, ठीक है, काल कोठरी की घटना जो थी इसी की चर्चा है इस किताब में। और ये घटना क्या थी, यहाँ पर सैकड़ों अंग्रेजों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, ठीक है, और फिर वो मर गए थे, दम तोड़ दिया था उन्होंने, इसी की चर्चा की गई है। तो ठीक है, ये 25 कीजिए यार, फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।